property, refractive index is a property, specific gravity is a property, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी, प्लास्टिसिटी, टेनासिटी, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है. yes or no? Properties of matter, just like your Yes, ma'am. properties, just like as a human being you are having different properties. yes or no? Aryan, tell me, आपके प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं हर जगह, और यू बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन. प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है? बिहेवियर, एक्सटर्नल सराउंडिंग, क्या एक्सटर्नल सराउंडिंग के अंदर पास होने के टाइम जो बिहेवियर दिखाता है मैटर. ठीक है, यू बिहेव इन द सेम वे व्हेन यू पास थ्रू डिफरेंट सराउंडिंग. नो मैम. नो. पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन से आपके अंदर इरिटेशन है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है, दीज आर एक्सटर्नल कंडीशंस. हाउ यू बिहेव इज योर प्रॉपर्टी. ठीक है, पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने, ठीक है, दोनों के सामने पीटीएम में योर बिहेवियर इज डिफरेंट. हाउ यू बिहेव अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, ऑल मैटर, all substances, solid, liquid, gases, they behave differently in different situations. These are taken as their properties. Okay? yes or no? कोई किसी का ऐसे प्रॉपर्टी है क्या वो ऑल सिचुएशन में सेम बिहेवियर करते हैं? एनीवन? Who are the girls present? Kanak, are you here? Yes, ma'am. Kanak, are you here? कनक, तुम्हारी प्रॉपर्टी सेम रहता है डिफरेंट रहती है? Different रहती है. सारे सिचुएशन में डिफरेंट होता है. ह्यूमन बींग्स का प्रॉपर्टीज तो इन्फिनिटी होगा, मैटर्स का तो आप काउंटेबल होगा, काउंट कर सकते हो. ह्यूमन बींग्स का प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है. तो इसीलिए ये जो प्रॉपर्टीज आपके सामने है, हमारे पास जो प्रॉपर्टीज यहाँ स्टडी पर्पज के लिए है, दैट इज योर इलास्टिसिटी. फर्स्ट वन फॉर फिजिक्स इज योर इलास्टिसिटी and the other one is your plasticity. इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, हमारे पास ये दो मेन प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज, एनीवन हु नोज इलास्टिक प्रॉपर्टीज हम किसको बोलेंगे? व्हिच वन इज मोर इलास्टिक? कॉमन नॉलेज Ma'am, में the ability to जो रबर, regain its shape. वो तो बुकिश नॉलेज हो गया. मैं बोल रहा हूँ रबर और स्टील. रबर, स्टील, रबर जिसका नाम ही इलास्टिक है, व्हिच वन इज मोर इलास्टिक? रबर. स्टील. मैम हम उसे ज्यादा, मैं अगर हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो ज्यादा अच्छे से लाइक शेप अपनी चेंज कर सकते हैं रबर के कंपैरिजन में. हम रबर. जो इंडिया में जो कॉमन नाम दिया हुआ है ना इलास्टिक, कोई भी टेलर को पूछो इलास्टिक है क्या, वो बोल देगा हाँ खरीद के हम दे देंगे. दैट नेम इटसेल्फ इज रॉन्ग. रबर इज नॉट एट ऑल इलास्टिक. रबर इलास्टिक ही नहीं है. स्टील इज मच मोर इलास्टिक. ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, 11th क्लास का सेकेंड टर्म में. वाई स्टील इज मच मोर इलास्टिक देन रबर एंड रबर इज नॉट अंडर इलास्टिक कैटेगरी. तो ये डिफाइन करते हैं. आपको 10th क्लास तक नॉलेज में कॉमन है कि रबर इलास्टिक है. दैट इज योर कॉमन इंडियन लैंग्वेज ऑल्सो. आप किसको इतना इजीली नहीं समझा सकते हो कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है और रबर इलास्टिक है ही नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा ये घर घर में नोन है. ऐसा नो कनक, इलास्टिक सबके दिमाग में बैठ गया है. मैम बट अगर हम स्टील को अगर हम हीट करके स्ट्रेच करेंगे मैम, फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में तो नहीं आ पाएगा, और इलास्टिसिटी में तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहिए ना. अच्छा ठीक है, हम आएंगे इसको डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे. यही आपका मेन क्वेश्चन है. तो इसमें से आप इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज क्या है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हमको चाहिए एक फोर्स. इस फोर्स के नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स, हम न्यूटोनियन फोर्स पढ़े हैं. ठीक है, हम न्यूटोनियन फोर्स पढ़े हैं, टेंशन भी देखे हैं, बट दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स. व्हाट डू मीन बाय द टर्म डिफॉर्मिंग फोर्स? नेम इटसेल्फ shows. From the force Yes or that no? changes the shape and size of an object. Ma'am, it is the The force force- that required to deform a body. फोर्स दैट डिफॉर्म्स ए बॉडी. वेरी गुड, सिंपल आंसर है. बुक की नॉलेज आपका डिफरेंट है. फोर्स दैट डिफॉर्म्स ए बॉडी. डिफॉर्म्स ए बॉडी मींस, डिफॉर्म्स का मीनिंग है चेंज शेप एंड साइज. यू कैन राइट डाउन, चेंज शेप एंड साइज.
शेप एंड साइज को जो चेंज कर देता है, डिफॉर्मिंग फोर्स। आजकल एक्चुअली इन स्कूल लेवल ये बैन किया हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से बैन है कि बच्चों को आप मार नहीं सकते। ये सर नो, आपके लिए बड़ा खुशखबरी है, बहुत बचपन से आप देख के आ रहे हो। कोई भी स्कूल में टीचर्स आजकल नहीं करते हैं, फिजिकल पनिशमेंट बैंड है स्ट्रिक्टली, बट ड्यूरिंग आवर डेज फिजिकल पनिशमेंट वाज अलाउड। एक थप्पड़ में क्लास में बच्चे का पूरा फेस डिफॉर्म हो जाता है। कभी गेस कर सकते हो? कहीं ना कहीं तो देखे होगे, यस और नो? डिफॉर्म हो जाते हैं। अभी सीन एनीवन? इतना तेज होता है नहीं, मूवी में देखे होगे, पूरे बॉडी डिफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन डिफॉर्म होने के बाद जैसे ये है, इज इट विजिबल? ये है, इसको ऐसे कर दिया, डिफॉर्म होने के बाद ये अपने जगह में रह गया, अपनी जगह से बैक कर गया। डिफॉर्म हो गया मीन्स दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स में वो जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में चेंज हो गया, उस पोजीशन उसका, उस पोर्शन उसका चेंज हो गया, उसका शेप चेंज हो गया। डिफॉर्मिंग फोर्स विड्रॉ हो गया, डिफॉर्मिंग फोर्स आई हैव टेकन आउट। लेकिन इसका पोजीशन, एक केस में पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ, दूसरे केस में पोजीशन चेंज होके यहाँ पहुंच गया, नॉर्मल हो गया। बहुत तेज उसको मारने के बाद उसका जो शेप चेंज हुआ था वो इमीडिएटली नॉर्मल शेप में आ गया, दूसरे केस में नहीं आया। व्हिच वन इज इलास्टिसिटी, व्हिच वन इज प्लास्टिसिटी? फर्स्ट इज जिससे वापस नॉर्मल में आ गया। प्लास्टिसिटी। जिसमें वापस नॉर्मल में आ गया ऑन इट्स ओन, दैट इज योर इलास्टिसिटी। जिसमें नहीं आया दैट इज योर प्लास्टिसिटी। ओके, तो इलास्टिसिटी क्या है? आफ्टर विथड्रॉल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इफ द बॉडी regains its shape and size, then it is elastic. अगर वो परफेक्टली कर दिया तो इट इज परफेक्टली इलास्टिक। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है? इलास्टिक प्रॉपर्टी मेनली क्या होता है? आफ्टर विथड्रॉल ऑफ, अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को ले चुके हो, हटा चुके हो, आफ्टर विथड्रॉल ऑफ यू शुड राइट डिफॉर्मिंग फोर्स if the body regains its shape and size, then it is elastic. Okay, is the word understood? After withdrawal of deforming force, if the body regains its shape or size, then it is elastic. If it does not regain, अगर वो नहीं हुआ, now you see, suppose you are having a steel rod here, a steel rod है, and this one is a rubber string. ये steel rod है, let this one is steel, this one is a rubber. अब इन दोनों में सेम वेट हैंग कर रहा है, वेट इज हैंगिंग हियर, वेट इज हैंगिंग हियर। बहुत जल्दी डिफॉर्म कौन हो जाएगा? Which one will be deformed easily? रबर स्ट्रेच हो जाता है, स्टील बड़ा मुश्किल से स्ट्रेच होगा। इफ यू इंक्रीज द वेट यू विल फाइंड द स्टील स्ट्रेच। कितना होता है पता? 0.01 0.02। इसका मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स इजीली डिस्टर्ब करता है रबर को, बड़ा मुश्किल से डिस्टर्ब करता है स्टील को, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये रबर बैंड कुछ टाइम तक आप देखोगे, जब नया खरीद के लाए हो तब तो हो सकता है उसका साइज मेंटेन करे, थोड़े देर के बाद वो अपने आप लेंथ बढ़ जाता है, स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच होके अपने जगह में रह ही जाता है। तो वो कहाँ से इलास्टिक हो सकता है? द सिंपलेस्ट आइडिया विथ मैथमेटिक्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, बट हियर विदाउट मैथमेटिक्स। मैम बड़ी वेट तो फिर डिफॉर्मिंग फोर्स है ना, इसको हटाएंगे तब ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। नहीं आता है, रबर बैंड खराब क्यों हो जाते हैं कुछ देर के बाद? एग्जैक्टली सेम साइज नहीं आता है। मैम अगर हम लैमिना के रेफरेंस स्टील विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल, स्टील विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। आप ये फोर्स हटा के चले जाओ, स्टील विल कम बैक। मैम हम लैमिना के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, स्टील लैमिना। हाँ
हम सबको नहीं, स्टील रॉड के हिसाब से बात कर रहे हैं। स्टील रॉड डिफॉर्मिंग स्टील फोर्स वापस थोड़ी विथड्रॉ आएगा। कर। हाँ स्टील भी आ जाएगा। आपको क्या, स्टील तो करना ही मुश्किल है, डिफॉर्म होना मुश्किल है, इजीली डिफॉर्म ही नहीं होगा। क्यों नहीं डिफॉर्म होता है इजीली? क्योंकि ज्यादा इलास्टिक है। अभी दोबारा हम आएंगे इस पे, इलास्टिसिटी कौन सी फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी? आई हैव गिवन यू द आइडिया ऑफ इलास्टिक एंड प्लास्टिक प्रॉपर्टीज ओनली। वही सारे बेसिक्स के आएंगे तब मैथमेटिक्स पे आएंगे। ओके, इलास्टिक प्रॉपर्टीज का कॉज क्या है? एक बॉडी के अंदर, एक मैटर में, व्हाट आर द फोर्सेस दैट बाइंड्स द सब यूनिट्स ऑफ मैटर? कौन से फोर्स होता है एक मैटर के अंदर? हम क्या इंटरमॉलिक्यूलर हो गए? क्या इंटरमॉलिक्यूलर बोले फोर्स। कहीं से भी देखे होंगे सॉलिड्स का कैसे स्ट्रक्चर होता है। केमिस्ट्री वाला नहीं समझाएं। वैन डर वाल। सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आप देखे होंगे, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, किस टाइप के बॉन्ड्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, केमिस्ट्री के चैप्टर से नहीं किए हो? ऐसा नो? हम वैन What डर are the वाल bonds? फोर्सेस Yes, होते हैं ma'am. ना। मैम लोग अभी Van der Waal मैम आएगा फर्स्ट अभी। टर्म शुरू नहीं हुआ, अभी होगा सेकंड टर्म में। जैसे ये सर कौन से बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, को जितने सारे बॉन्ड स्ट्रक्चर है, मैम ये हो गया सोडियम है। क्लोराइड, ये हो गया तो क्यों नहीं बोल रहे हो? ये तो मैम, एक ही ब्लॉक में बनाई हूँ। ऐसे 16 ब्लॉक्स होगा, यहाँ भी ब्लॉक होगा लाइक दिस। ये सब कौन से फोर्स में जोड़ते हैं एक दूसरे को? ये बीच में जो स्ट्रिंग दिया हुआ है, ये फोर्स है ना। लाइक दिस यू कैन मेक, यस और नो? हम NaCl में तो हाँ, ये बीच में कौन से फोर्स? आयोनिक बॉन्ड होते हैं। हाँ, तो Yes. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर। अगर पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर। इसमें कौन सा फोर्स होता है? देयर आर टू फोर्स। वन फोर्स इज योर इंटरमोलिकुलर फोर्स, वन इज योर इंटर एटॉमिक फोर्स। देयर आर टू फोर्स, वन इज योर इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर का मीनिंग क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वन इज योर इंटर एटॉमिक। You know the difference between Intermolecular interatomic? is within molecule. Within molecules, two different molecules or two same type of molecules also. Interatomic means two atoms. Intraatomic means intramolecular. Within the molecule or within the atom. जब इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरएटॉमिक फोर्स लेते हैं, उसमें एक ग्राफ मैंने आपको दिखा रहा हूँ। इस ग्राफ को आप स्टडी करोगे। ये है इलास्टिक प्रॉपर्टीज का कॉज। ये ग्राफ में, पहले वाला ग्राफ में ये ऐसे गया, यहाँ से जाके ये हुआ। सेकंड वाला ग्राफ में क्या है कि सेकंड ग्राफ में ये इधर से गया, इसका जहाँ जीरो है, इसका ये वाला जीरो है। ये जो मिनिमम है, यहाँ इसका जो मिनिमम है, इसका ये वाला पोर्शन है। इसके बाद ये नीचे गया, फिर सेम पैटर्न के ग्राफ है। This graph is for potential energy versus distance. This graph is intermolecular force versus distance. Distance is between two molecules or two atoms. This graph is valid for both intermolecular and interatomic. Suppose you have taken two atoms, okay, or two molecules. The gap between them is r. Okay? If the r is more, force ये वाला आपका जीरो एक्सिस है, जीरो के नीचे आपका पॉजिटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव है। जीरो के नीचे जो है वो आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन, सारे अट्रैक्शन आपका पॉजिटिव फोर्सेस हो जाते हैं। नहीं, पॉजिटिव मीन्स रिपल्सन है, जस्ट उल्टा। नेगेटिव मीन्स अट्रैक्शन, पॉजिटिव मीन्स रिपल्सन। पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है। हिमांशु जस्ट चेंज इट। पॉजिटिव, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज योर रिफरेंस लाइन, जीरो लाइन। जीरो के ऊपर को हम पॉजिटिव माने, नीचे को नेगेटिव माने। नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस देखो। जब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है,
डिस्टेंस यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ इंक्रीजिंग है। जब डिस्टेंस ज्यादा है, आर की वैल्यू ज्यादा है, तो फोर्स दोनों में क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फोर्स है। जब ये डिस्टेंस कम होते जा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स एक जगह मिनिमम होता है, अट्रैक्शन फोर्स एक जगह में मिनिमम होता है। उसके बाद अट्रैक्शन फोर्स, ये जो अट्रैक्शन फोर्स ना, ये क्या हो रहा है? मिनिमम मीन्स अट्रैक्शन का हाईएस्ट वैल्यू है। सपोज ये -10, ये -8 मीन्स पॉजिटिव टेंडेंसी आ रहा है। यहाँ से रिपल्सन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है, मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स रिड्यूस होता है। इस जगह में क्या हो जाता है? 0 होता है अट्रैक्शन, और इसके आगे यहाँ से यहाँ तक रिपल्सन होता है, क्योंकि ये और क्लोजर आ जाते हैं। यही बोलते हैं ना इंडियन माइथोलॉजी में, दूर का रिश्ता अच्छा होता है। जब ये दोनों फैमिली, एक इंडिया में था एक बाहर था, सपोज ये इंडिया में था ये अमेरिका में था, तो दोनों के बीच में रिश्ता बड़ा अच्छा था, अट्रैक्शन फोर्स थे। लेकिन जब वो पास आ गए, रिपल्सन, जब इमीडिएट पड़ोसी बन गए तो रिपल्सन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ से रिपल्सन उसका स्टार्ट हुआ। सेम ग्राफ को आप यहाँ लॉजिक में देखिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जब अट्रैक्शन फोर्स होता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो के एक जगह आपका मिनिमम वैल्यू, दिस इज योर लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल होता है। इस कंडीशंस को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, आप केमिस्ट्री में भी यही ग्राफ पढ़ोगे। दिस ग्राफ इज देयर इन 11th 12th फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ। यहाँ से देखो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो के ये मिनिमम है, स्टेबिलिटी, स्टेबल कंडीशंस, मोस्ट स्टेबल कंडीशंस बोला जाता है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। जब रिपल्सन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। रिपल्सन होता है, फोर्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब अट्रैक्शन होता है तो फोर्स क्या होता है? नेगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। तो बॉडी ज्यादा, मैटर ज्यादा स्टेबल होता है। नेगेटिव है पोटेंशियल एनर्जी मीन्स मोर स्टेबल। You know this formula, F is equivalent to minus du by dr, पोटेंशियल एनर्जी के साथ फोर्स के रिलेशन, माइनस du by dr। ठीक है, ये ग्राफ को दोबारा मैं समझा रहे हूँ। तो इलास्टिक, प्लास्टिक, आगे आपका जितने भी सरफेस टेंशन, जितने भी फोर्सेस आएगा, दीज आर ऑल इंटरमोलिकुलर और इंटर एटॉमिक। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं एक फोर्स दैट आल्सो कम्स अंडर दिस ग्रुप। एनीवन हु कैन नेम? पार्ट 1 में भी हमारा एक फोर्स था जो इंटरमोलिकुलर और इंटर एटॉमिक फोर्स। टेल मी। अभी अभी मैंने भाई में सबको परेशान किया था। नो वन इज आंसरिंग। यस, नो। फ्रिक्शन फोर्स, कनेक्ट, कहाँ गए? व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? नॉट इंटरलॉकिंग, दीज आर द ओल्ड व्यू। मॉडर्न व्यू होता है दीज आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटर एटॉमिक फोर्सेस। कनक, आर यू लिसनिंग? कनक, आर यू लिसनिंग? यस मैम, हम फर्स्ट क्यों ग्राफ नहीं समझ बोल में रहे? आया। फ्रिक्शन फोर्स इंटर एटॉमिक और इंटर मोलिकुलर फोर्स है, ये समझ में आया? नहीं मैम, पोटेंशियल एनर्जी वाला और रेडियस वाला। पोटेंशियल एनर्जी जहां मिनिमम होगा वहां फोर्स आपका 0। ये ग्राफ का मीनिंग आपको दो चीज समझाता है। व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, they attract each other. When the distance between them is reducing, ये डिस्टेंस r आपका कम होते जा रहा है। If the distance between them is reducing, potential energy is taking a negatively increasing side. पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यहाँ होता है, दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है मोस्ट स्टेबल स्टेट, सबसे स्टेबल होता है बॉडी जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। उस टाइम में आपका फोर्स 0 होता है। इसके बाद आपका फोर्स रिपल्सन होता है और पास आ जाएंगे तो इंटर एटम मीन्स दो एटम एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिपेल इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? और उसी टाइम मैम पोटेंशियल जहाँ पे वो एनर्जी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहाँ नहीं होगी 0, मोस्ट स्टेबल। ये जो एक्स एक्सिस को कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी 0 मोस्ट स्टेबल नहीं होना है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है मोस्ट स्टेबल, मिनिमम इज नॉट 0। आया समझ में?
जहाँ फोर्स 0 होते हैं वो हम मोस्ट ये स्टेबल। मिनिमा है ना, तो हम इसमें मिनिमा को इसको लेंगे तो 0 ही। कहाँ मिनिमा है? मिनिमा तो यहाँ है ना, इसमें फोर्स, ये दो अलग अलग ग्राफ है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होता है तो फोर्स 0 होता है। और क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा इसमें? जब दो मॉलिक्यूल ग्रेजुअली पास पास आ रहे हैं तो इनके बीच में फोर्स नेगेटिव हो रहे हैं, नेगेटिव लेकिन डिक्रीज हो के मिनिमम हुआ यहाँ। नेगेटिव आपका यहाँ मिनिमम है फोर्स, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम में फोर्स 0 है। 0 फोर्स में स्टेबिलिटी आता है। ठीक है, ये जो ग्राफ है इसमें से दो चीज आपको दिखाया, ऑल अट्रैक्शन फोर्सेस आर नेगेटिव, ऑल रिपल्सिव फोर्सेस आर पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव फोर्सेस गिव्स यू पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। ये रियल लाइफ में भी सच है। जितना अट्रैक्शन है ना मोबाइल के लिए, गाड़ी के लिए, बाइक के लिए, वो सारे नेगेटिव फोर्सेस है। दैट विल नॉट गिव यू पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द कॉज ऑफ इलास्टिक फ्रिक्शन, सरफेस टेंशन। ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? ये पूरा आपके सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा हिंट्स देने के लिए एनसीईआरटी हैज गिवन द रेफरेंस। इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड इंटर एटॉमिक फोर्स, van der Waals forces, these are all responsible for the behavior of elasticity, plasticity, friction and surface tension. Okay, now we'll come to the new term, that is your stress. ये कॉमन टर्म है, ये न्यू टर्म नहीं है। इंग्लिश वाले हमेशा बोलते हैं वी आर इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। घर में भी किसी को पूछ लो, सबके दिमाग में एक ही आइडिया होता है स्ट्रेस। आजकल क्या है दुनिया में, कौन सी चीज ज्यादा है? पॉल्यूशन से ज्यादा पॉल्यूशन के स्ट्रेस है। यस और नो? यस एनीवन? अरे उनका हो स्ट्रेस क्या है बताओ? यस मैम। Stress- मैम stress स्ट्रेस मैंने क्या- मैम स्ट्रेस मतलब होता है मैम, उसका मतलब होता है कि मैम हमें टेंशन होती रहती है मैम किसी चीज को लेकर। फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय एरिया, ये आपका प्रेशर के टर्म था। फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय एरिया इज स्ट्रेस। लेकिन जो मेंटल स्ट्रेस है वो क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेंटल स्ट्रेस? इज एनीवन? मेंटल स्ट्रेस मतलब मैम एग्जाम की वजह से होता है मैम। एग्जाम की वजह से कुछ नहीं होता है। ये होता है एक्सटर्नल कंडीशन, एक होता है एक्सटर्नल सिचुएशन। एक्सटर्नल सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, पॉल्यूशन, एग्जामिनेशन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, डिवाइडेड बाय योर रेजिलियंस बोला जाता है उसको। वो होता है आपका स्टैमिना, जिसको आप स्टैमिना बोल सकते हैं, मेंटल स्टैमिना, मेंटल, ये जो भी बोल सकते हैं। अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा। एक्सटर्नल सिचुएशन ये तो कांस्टेंट फैक्टर है, ये पूरे दुनिया के सारे बच्चों के लिए कांस्टेंट है। जेईई मेंस का एग्जाम, नीट का एग्जाम, ये तो कांस्टेंट है सारे बच्चों के लिए। बट इट डिपेंड्स ऑन योर इनर स्ट्रेंथ, जिसको बोलते हैं इनर स्ट्रेंथ। आपका इनर स्ट्रेंथ, ये आपका रेजिलियंस, इसके ऊपर डिपेंड करता है। हिमांशु, आर यू हियर? हिमांशु, Yes, ma'am. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू इंक्रीज दिस वन, ये एक ही चीज आपके कंट्रोल में है, उसको आप बढ़ा सकते हो। ये आपका कंट्रोल में नहीं है। थोड़ी घर के आगे Yes, आप ma'am. वाटर स्प्रे करके पॉल्यूशन को स्टॉप कर सकते हो, ट्रैफिक जाम को स्टॉप कर सकते हो, किसी भी चीज को नहीं कर सकते हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, चेंज इन बोर्ड एग्जाम पैटर्न, कनक चेंज कर सकते हो? चेंज इन बोर्ड एग्जाम पैटर्न आप अकेले खड़े होकर चेंज कर सकते हो? ऐसा नो? टेल मी। तो फिर क्या करना है आपको? बैठ के रोते रहना और अपने इनर स्टेबिलिटी बढ़ा के मेंटल स्ट्रेस को कम करना है। Which one is in your hand and what should you do? Aryan, tell me. ये वही प्रॉब्लम है आपका, आप ऑनलाइन क्लास में आप रेस्पॉन्ड नहीं करोगे, लगेगा कि मैम हमें अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, ना कि बैठ के रोना होगा। वेरी गुड। Which one you will prefer? बैठ के रोना और इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना?
मैम इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना। वेरी गुड। ट्रैफिक जाम में फंसे हुए तो क्या करना है? गालियां देना रेड लाइट को, ट्रैफिक को, या बैठ के गाना सुनना? यस टेल मी, क्या करना है? यू कैन चेंज योर बिहेवियर, दिस इज टॉपिक रिलेटेड टू बिहेवियर ओनली। जितने जल्दी अपना मेंटल स्ट्रेस कम करोगे, बैठ के गाना यू सुनो। दिस इज इन योर हैंड। एक ही चीज जो आपके हाथ में है वो ये है, ये आपका कंट्रोल में आ जाएगा अगर आप इसको स्ट्रेस दोगे तो। और ये एक्सटर्नल सिचुएशन नॉट इन योर कंट्रोल, दैट इज योर कांस्टेंट फैक्टर। यस टेल मी, स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया इन द सेम है। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है? इंग्लिश पीपल दोनों यूज करते हैं। इंग्लिश टीचर में देखती हूँ हर क्लास में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन क्या है कि चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, change in dimension divided by original dimension, change in dimension divided by original dimension। अगर आप लेंथ को चेंज करते हो तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। अगर आप एरिया चेंज करते हो चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाई एरिया। वॉल्यूम चेंज करते हो डेल्टा वी बाई वी। ये जो डेल्टा एल बाई एल, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। राइट डाउन, दिस वन इज लेंथ वाइज और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसको हम नॉर्मल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम आपका टेंसाइल स्ट्रेन भी है। नाम बहुत है यहाँ, जैसे एक ही बच्चा होता है ना, उसको 50 नाम में बुलाते हैं घर में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में नाम बहुत ज्यादा है। टेंसाइल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसके नाम क्या होगा? एस एनीवन, एनी गेस? नहीं, एरिया जब चेंज होता है क्या लगा सकते हैं? नो, वॉल्यूम वाला ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन, इसका नाम वॉल्यूम स्ट्रेन। सबसे इजी वाला हम ले रहे हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन। डेल्टा ए बाई ए ये सुपरफिशियल स्ट्रेन, ये हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक्चुअली एंगल थीटा है और एक आएगा थीटा, दैट इज योर शियरिंग स्ट्रेन। 3 स्ट्रेन हमारे पास आएगा और 3 स्ट्रेस आएगा। 3 स्ट्रेस आएगा। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। एस्टल में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? सेम, फोर्स बाय एरिया। सेकंड वन इज योर क्यूबिकल स्ट्रेस। क्यूबिकल स्ट्रेस हम फोर्स बाय is लेंथ same as होगा your ना? pressure। नहीं, लगी स्ट्रेस तो हमेशा फोर्स बाय एरिया ही होगा, फोर्स बाय एरिया ही होगा, नहीं तो डायमेंशन मैच नहीं करेगा। क्यूबिकल स्ट्रेस इज योर प्रेशर, दैट इज योर फोर्स बाय एरिया। नेक्स्ट इज योर शियरिंग स्ट्रेस। 3 टाइप का स्ट्रेस, 3 टाइप का स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडल आपको याद स्ट्रेस रखना पड़ेगा। प्रेशर ही हो गया। नहीं, ये डिफरेंट है, इसमें नॉर्मल फोर्स है और ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है, विल कम अक्रॉस इट। ये सारे अलग अलग है। शियरिंग स्ट्रेस भी आपका फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस का मीनिंग है फोर्स बाय एरिया, लेकिन कौन से फोर्स कौन से एरिया, दैट विल डिसाइड नाउ। ओके, सारे स्ट्रेस आपके पास कितने वेराइटीज है? 3। फर्स्ट वन लेंथ के ऊपर, सेकंड वन वॉल्यूम, थर्ड वन आपका चेंज इन शेप। सब कुछ सेम रह के शेप का चेंज होता है, ठीक है? ये लेंथ वाइज इंक्रीज होता है, ये वॉल्यूम वाइज इंक्रीज डिक्रीज होता है और ये शेप चेंज करता है। हमारे पास कितनी कैटेगरीज है? हाउ मेनी स्ट्रेस आर देयर? 3 टाइप्स। मैम हाउ मेनी शेयरिंग स्ट्रेन्स स्ट्रेन आर का देयर? फॉर्मूला क्या है? 3। सबके फार्मूला डिटेल्स हम आ रहे हैं, वेट। सबके फार्मूला शेयरिंग स्ट्रेन थीटा होता है, थीटा आपका डेल्टा एल बाई एल आएगा, सेम फार्मूला आएगा ये, बट कैसे आएगा मैं डिटेल्स दिखा रहा हूँ। ओके, दीज आर द बेसिक्स। नाउ लेट अस कम टू द मेन चैप्टर जहां से हम शुरू करने हैं। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, एक होता है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। वन इज योर परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक बिहेवियर और परफेक्टली प्लास्टिक।
ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक के मीनिंग क्या है? बिल्कुल डिफॉर्म नहीं होगा या डिफॉर्म होने के बाद इमीडिएटली बैक करेगा? मैम डिफॉर्म पूरे होने के बाद अपनी 100% डिफर होने के बाद मीन पे आ जाएगा। यस मैम, और ओरिजिनल पूरे पोजीशन। एग्जैक्टली उसके सेफ साइज मेंटेन रखिए, है ना? रिमूवल ऑफ मैम। डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद ये एग्जैक्टली उसका सेफ साइज मेंटेन्स, ठीक है। परफेक्टली मीन्स रिगेन्स एग्जैक्ट सेफ साइज after removal of deforming force. I don't know whether you are writing or not. Aryan, are you writing? Writing habit बढ़ाओ. Next exam is based on written paper. और प्लास्टिक में क्या होगा? परफेक्टली प्लास्टिक का मीनिंग क्या है? टूट जाएगा। मैं अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया। नहीं आएगा तो प्लास्टिसिटी है ना। परफेक्टली प्लास्टिसिटी क्या होगा? मैम उसी शेप में रहेगा मैम। Does not show any tendency. कुछ बच्चे होते हैं जितने भी उनको डांटो इतने डिड बन जाते हैं, टेंडेंसी नहीं दिखाते हैं घर जाके पढ़ने के लिए। पीटीएम में इतने उनको टीचर्स पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन उसके घर जाने के बाद कुछ भी चेंज नहीं होता। दे आर परफेक्टली प्लास्टिक, डज नॉट शो एनी टेंडेंसी टू रिगेन। प्लास्टिक में क्या होता है कि शो सम टेंडेंसी, कुछ देर तक तो आया, इतना खिंच गया था यहाँ से यहाँ तक आ गया, कुछ इतना बड़ा हो गया था, अभी ओरिजिनल यहाँ है तो प्लास्टिक ओरिजिनल यहाँ तक है, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, इसको खींचने के बाद यहाँ तक आ गया, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स खींचने के बाद यहाँ तक आ गया, डिफॉर्मिंग फोर्स विड्रॉ करने के बाद इतना आया, तो ये प्लास्टिक। लेकिन ये होता है, ये ओरिजिनल था, आप खींच ले, उसके बाद उसका कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा छोटा होगा, कुछ भी नहीं होता है, दैट इज परफेक्टली प्लास्टिक, नहीं तो टूट जाता है। डज नॉट शो एनी टेंडेंसी टू रिगेन इट्स सेपर साइज। सब में क्या है? आफ्टर विथड्रॉल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ये सेंटेंस सब में है। आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज द डेफिनेशन अंडरस्टूड? कनक, टेल मी क्लियरेंस। गौतम Yes, का ma'am. कडारी प्रेजेंट? both Gautam. Yes, You are ma'am. active in class, but your marks are not good. Okay, it may not be so good in the first term because this exam is equivalent to your JEE Mains exam. आपका जो CBSE पैटर्न चेंज किया है, टर्म 1 एग्जाम is equivalent to your JEE Mains और NEET एग्जाम. You are facing it very quickly. तो इसीलिए आपको टाइम चाहिए क्वेश्चन पैटर्न और अपना डेप्थ नॉलेज लेने के लिए। परफेक्टली इलास्टिसिटी, परफेक्टली प्लास्टिसिटी, इलास्टिक और प्लास्टिक और कॉजेस उसका, इंटरमोलिकुलर और इंट्राएटॉमिक फोर्सेस, ये हमारे पास अभी रेडी हो गया। नेक्स्ट स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, हम ये ले चुके हैं। बीच में एक हुक्स लॉ आता है। हुक्स इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, हुक्स लॉ। व्हाट ही स्टेट्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन and stress by strain is a constant. Stress by strain is a constant. और ये जो कांस्टेंट, ये तीन अलग अलग टाइप का कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम तीन अलग टाइप का स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़े हैं। यस और नो? वी आर हैविंग थ्री डिफरेंट स्ट्रेन्स, इनका रेशियो अभी हमारे पास आएगा। उससे पहले हम इसका ग्राफ समझेंगे। स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ होता है हुक्स लॉ। स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ, just understand this graph. Stress और यहाँ strain. Stress is directly proportional to strain. ठीक है? Suppose मैंने stress बढ़ाया गया, एक मटेरियल मेरे पास, उसे मैंने stress बढ़ाया, stress बढ़ाया, ठीक है? Stress is gradually increasing, ये ऐसे बिहेवियर दिखा है, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बिहेवियर जैसे कांस्टेंट है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कांस्टेंट है। इसके बाद एक पॉइंट में ये थोड़ा सा ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे, और इसके बाद ये पूरा ऐसे। वेट,
ग्राफ फिर एग्जैक्टली एनसीईआरटी का ग्राफ लेना पड़ेगा. वेट फॉर द ग्राफ फ्रॉम एनसीईआरटी बिकॉज ऑल बुक्स आर गिवन डिफरेंट वैल्यूज. बच्चों के पास ये ग्राफ हमेशा एग्जाम में आता है और कंप्लेन होता है कि एनसीईआरटी के ग्राफ के साथ मैच नहीं कर रहे. ओके, एनसीईआरटी ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पॉइंट, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है यहाँ तक, फिर इसके बाद ये बढ़ा हुआ है, फिर ये एनसीईआरटी ग्राफ है. दिस पॉइंट इज योर ए. आई एम डूइंग इट परफेक्टली विथ एनसीईआरटी. दिस वन इज बी क्योंकि बहुत कंप्लेन था लास्ट ईयर. दिस वाज योर सी. देन यू आर हैविंग डी. This one, this point is your D. You can match it with NCERT. This one is D. Then you are having B. Then you are having B तो नहीं E. E. Now you understand this graph. इस ग्राफ में क्या है? आपका स्ट्रेस हम बढ़ाते गए, स्ट्रेस बढ़ाते गए. Now you see, this is the situation. Suppose ये रूफ है, इसके ऊपर एक हैंगिंग कंडीशंस में एक वायर है. Let this wire is of steel. इसमें आप एक वेट हैंग कराया, ठीक है. दिस इज योर हैंगिंग. स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ इसमें मैं प्लॉट कर रही हूँ. ये क्या होगा? यहाँ से O से A तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. इसका मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज कांस्टेंट. ये पर्टिकुलर वेट में. इसके बाद मैंने वेट बढ़ाते जा रहे, आई एम इंक्रीजिंग स्ट्रेस. यहाँ वेट बढ़ाते जा रहे. उसके बाद ये इलास्टिक बिहेवियर नहीं बने, ठीक है. O to A मेरा परफेक्टली इलास्टिक रीजन. परफेक्टली इलास्टिक रीजन, परफेक्टली इलास्टिक के मीनिंग क्या है? हुक्स लॉ में देता है इफ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन देन दैट बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक. स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज ए कांस्टेंट वैल्यू, दैट मीन इट इज परफेक्टली इलास्टिक. अंडरस्टूड? O to A तक समझ में आ गया? O to A आपका परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट है, ठीक है. दिस ए पॉइंट, ए का नाम है प्रोपोर्शनल लिमिट. ए का नाम है आपके पास, ए इज योर प्रोपोर्शनल लिमिट. दिस पॉइंट ए इज नोन एज योर प्रोपोर्शनल लिमिट. राइट डाउन दिस वन इज योर प्रोपोर्शनल लिमिट. यहां तक वो प्रोपोर्शनल थे. ए इज योर प्रोपोर्शनल लिमिट. बी इज योर एल्ड पॉइंट. बी का नाम है एल्ड पॉइंट. दिखाई नहीं जा रहा है? YIELD, एल्ड पॉइंट. एल्ड पॉइंट आपका बी है. एल्ड मीन्स छोड़ दिया, स्ट्रेस स्ट्रेन के ऊपर प्रोपोर्शनल होना छोड़ दिया. सी पॉइंट के यहाँ तक एक जॉइनिंग है. अगर आप सी पॉइंट में इसको ओवरलोडिंग करना छोड़ दिए तो अभी आपका जो लेंथ था वो यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक. ये जो ओ डैश का नाम है परमानेंट सेट. दिस वन इज नोन एज योर परमानेंट सेट. इतना उसमें लेंथ इंक्रीज होके ही रहेगी. उसके बाद भी आप वेट बढ़ाते गए. नाउ यू सी अगेन आई एम टेलिंग समथिंग. Now this AO is parallel to CO dash. नो, ए से ऊपर है सी का लेवल. ए से बी बढ़ा हुआ है, फिर बी से सी भी थोड़ा हायर रेंज में. ए इज नॉट पैरेलल टू सी. ए का पैरेलल लाइन यहाँ जाएगा, सी ऊपर है, ठीक है. ए बी सी. देन डी इज योर, ई इज योर फ्रैक्चर पॉइंट. जो ई पॉइंट है ना दैट इज योर फ्रैक्चर पॉइंट. फ्रैक्चर हो गया है. फ्रैक्चर मीन्स टूट गया. फ्रैक्चर पॉइंट. अगेन यू सी, अभी पूरा ग्राफ हमारे सामने आ चुका है. एक बार उसको अच्छे से देखो. आपके पास एक पर्टिकुलर लेंथ का तार है. दिस इज ए स्टील वायर, लेट इट बी ऑफ एनी मेटल वायर. इसका लेंथ L है. आप इसमें से वेट दिए. वेट देने के बाद ये ग्रेजुअली लेंथ इसका बढ़ते गए, ठीक है. ग्रेजुअली लेंथ बढ़ते गए. आपको दिखाई दिया कि इसी पर्टिकुलर वेट तक, ए पॉइंट तक आप इसको स्ट्रेस स्ट्रेन जितना वेट दे रहे हो उसके हिसाब से ये लेंथ बढ़ते जा रहा है. चेंज इन लेंथ होते ही जा रहा है. लेकिन ए में वो स्टॉप हो गया प्रोपोर्शनल पे. आप लेकिन उसके ऊपर फिर भी वेट बढ़ाते गए. यू इंक्रीज द वेट. व्हाट इट इज शोइंग? इट इज नॉट शोइंग द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ये डिस्टर्ब हो गया. इसी बी पॉइंट में इसने पूरे छोड़ दिया, इलास्टिक बिहेवियर फॉलो करना छोड़ दिया. ये इलास्टिक था O to A, परफेक्टली इलास्टिक. A to B ये इलास्टिक था, नॉट परफेक्ट, इलास्टिक था.
बी के बाद वो इलास्टिसिटी छोड़ दिया क्योंकि वो माना ही नहीं। देखो आप स्ट्रेस वेट आप नहीं बढ़ा रहे लेकिन इसका लेंथ बढ़ते गए। सी पॉइंट में सी टू डी आपका डॉक्टाइल रीजन होता है। सी टू डी आपका डॉक्टाइल रीजन होता है। सी टू डी, ये जो सी टू डी ये डॉक्टिलिटी दिखाई दिया, डॉक्टाइल रीजन। सी टू डी जो डॉक्टाइल रीजन, इसके बाद भी आप वेट बढ़ाते गए, उसके बाद क्या होगा? टूट जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट हो गया, वो तार टूट ही गया। बट यू आर इंक्रीजिंग द वेट्स। मैम डी टू ई क्या हुआ? डी टू ई तो फ्रैक्चर पॉइंट्स ना, ग्रेजुअली वो पतला हो के टूटने वाला कंडीशंस में आ ही रहे। मैम फिर तो Again, I'm telling. डक्टाइल पॉइंट जो है उसके इमीडिएटली बाद में टूट जाना चाहिए। वो डिपेंड करता है आपका मटेरियल कैसे है। यू आर हैविंग डिफरेंट ग्राफ्स फॉर डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, आपको बहुत सारे ग्राफ आएगा, एल्यूमिनियम के लिए, कॉपर के लिए, आयरन के लिए, स्टील के लिए। आपको पहचानना पड़ेगा मटेरियल कैसे है, किसका डक्टाइल रीजन ज्यादा है। गोल्ड का क्या हो सकता है डक्टिलिटी, किसका ज्यादा है? गोल्ड का और मैक्सिमम सिल्वर। होती है। डक्टिलिटी मैक्सिमम बहुत होते हैं ज्यादा ना, होता है मैम गोल्ड का। बहुत ज्यादा होते हैं ना। तो अगर ग्राफ में आप देखोगे बहुत ज्यादा ये रीजन दिखा है तो वो हम गोल्ड तभी है। तभी मैम उसका गोल्ड का वायर जल्दी बना सकते हैं। बना सकते हैं। आप बहुत ही पतले से गोल्ड में आप बना सकते हो कुछ भी। तो ये सारे मटेरियल्स का आपका यहाँ स्टेटमेंट देगा। तो इकट्ठा कर दो, पण यूज मुंह बंद कर दे, क्लास सरला 10:30 ताको कोई दिक्कत। यस नाइस। सपोज आप इसी जगह में आपको आया कि नहीं मैंने बहुत ज्यादा वेट दे दिया, यू स्टॉप एडिंग वेट्स। तब आपके पास जो ये लेंथ था ना, ये लेंथ थोड़ा इंक्रीज अमाउंट का मिलेगा। आपकी सपोज ओरिजिनल लेंथ ये था, दिस इज योर ओरिजिनल लेंथ, लेकिन ये तार में इसी पॉइंट में, सी पॉइंट में अगर आप ओ टू ए तक गए तो एग्जैक्टली मिला, ओ टू बी तक गए तभी भी मिला। लेकिन जब बी टू सी तक आप और वेट बढ़ाते गए तो वो ओ डैश आ जाएगा, मतलब इसका परमानेंट सेट, इसका एक लेंथ बढ़ के ही रहेगा। ये जो ओरिजिनल लेंथ था वो मिलेगा ही नहीं। इज इट अंडरस्टूड? ओरिजिनल लेंथ यू विल नॉट गेट। समझ में आया? यस और नो? Yes, समझ में ma'am. आया? अभी इसी चीज को मैं और एक दूसरे फॉरेन ऑथर्स बुक का एग्जांपल दे रही हूँ। आपके पास एक ऐसे स्प्रिंग सिस्टम है, ये स्प्रिंग सिस्टम में मैम अगर आपके हम पास, सी से पहले उसे छोड़ दें तो हम ओरिजिनल शेप रिटेन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सी से पहले कोई भी रीजन में आप सी से पहले सी तक पहुंच गए तो ओ डैश, आप ए तक एग्जैक्टली ओरिजिनल शेप मिलेगा, बी तक थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन सी में करोगे तो इतना आपका लेंथ मिल जाएगा एक्स्ट्रा। अगेन आई एम टेलिंग, आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक वेइंग मशीन है, आप इसमें एक एलिफेंट मीन्स 1100 kg में दिया हुआ है फॉरेन ऑथर बुक्स में। आप इसमें एक एलिफेंट वेट कराए, एलिफेंट ने चढ़ गया निकल गया, वो एग्जैक्टली स्प्रिंग बैलेंस उसी जगह में रहेगी। आपको बड़ा खुश लगा तो आपको दूसरा एलिफेंट को इसके ऊपर बैठा दिया, सेकंड एलिफेंट। वो स्प्रिंग में क्या हुआ कि स्प्रिंग जब आपको मिला, वो स्प्रिंग थोड़ा सा ऐसे लेंथ खींचा हुआ, आप स्कूल में स्प्रिंग बैलेंस यू आर यूजिंग, स्प्रिंग बैलेंस में आपका सही वेट नहीं दिखा रहा है, स्प्रिंग ऑलरेडी एक्सटेंड हो गया। ये क्या हो गया? ये परमानेंट सेट हो गया। बहुत खुश हो के आप तीसरा एलिफेंट चढ़ा दिए, टूट गया, ब्रेकिंग स्ट्रेस। समझ में आ रहा है? आपका सारी चीज का एक कैपेसिटी होता है। एक बच्चा होता है उसको 1-2 न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, आप उसको 2 दिए 4 दिए, चलो ठीक है, वो थोड़ा सा गुस्सा होके रिएक्शन दिखा के कराए। आप उसको उसी टाइम बोलोगे तो 10 न्यूमेरिकल करोगे, सब छोड़ छाड़ के चला गया। इट्स द टेंडेंसी ऑफ स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर टाइम में मैम पर्टिकुलर कर परमानेंट सकते हैं, सेट हर मटेरियल के लिए अलग होता है? हर मटेरियल के लिए अलग होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ देख लो, ये आपका 10th क्लास पास कर लिया, यहाँ से आप 11th में अगर बहुत ही अच्छा स्ट्रेस से स्ट्रेन लेके कर रहे हो तो ये आपका 11th का टर्म, ये आपका PT1 है। PT1 में एग्जाम आपको पूरा बढ़िया गया, लेकिन बी में आपका टर्म 1 है, ये आपका टर्म 1 है। टर्म 1 में आप देखो कि आपका एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया, यहाँ से आप बचाओ, जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसको रिड्यूस करो, नहीं तो आपका कंपार्टमेंट आएगा। ये जो परमानेंट सेट है ना, ये कंपार्टमेंट है, एक सब्जेक्ट लैगिंग। हिमांशु सुन रहे हो? परमानेंट सेट आपका परमानेंटली एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाएगा। अगर इस जगह में नहीं सुधरे हो
तब तो आपका डक्टाइल रीजन मीन्स पूरा रोने वाला रीजन, फिर ये फ्रैक्चर मीन्स 11th क्लास ड्रॉप हो गया। है समझ में? बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, इसको पूरा पोजीशन वाइज पूछा जाता है। ओ डैश क्या है, ये ग्राफ हम दे देंगे आपको क्वेश्चन पेपर में। यू हैव टू नेम द पॉइंट बी, यू हैव टू नेम द पॉइंट सी, ए डी सी डी रीजन, डी रीजन। है समझ में? मैम हम मैक्सिमम डक्टाइल पॉइंट का किसको बोलेंगे? मैक्सिमम डक्टाइल पॉइंट सबका होगा गोल्ड का। हम सारे क्वेश्चन के साथ आएंगे इसमें, आपको सारे एक छोटा सा क्वेश्चन में ले रही हूँ जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में आपको 2 ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ में ये है और दूसरे ग्राफ में आपको दिया हुआ है सेम पॉइंट से लगे ये। इसमें से पूछा है ए और बी आर 2 ग्राफ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। ये जो ग्राफ है इसका 2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में। ए और बी आर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, व्हिच मटेरियल हैज ग्रेटर यंग्स मॉडुलस। अच्छा, यंग्स मॉडुलस हम पढ़ा है नहीं, ए आंसर होगा जिसका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन वैल्यू ज्यादा है। किसके पास स्ट्रेस बाय स्ट्रेन वैल्यू ज्यादा है? ए के पास। किसके पास डक्टाइल उल्टा बना रीजन दिया ज्यादा है? अपने ए के पास। नहीं मैम सही बात केमिस्ट्री क्लास स्टार्टेड। है। यस यस यू कैन बिलीव, ये क्लास बड़ा छोटा टाइम होता है। ओके, यू हैव टू एडजस्ट विद द पोल्यूशंस। Okay, you can leave the class, but I think you have understood. Aryan, okay? Yes, ma'am. Okay, good. Number of students and attendance I will give by downloading. You can leave the class.